गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ेंगे इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन। देखिए ये डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं आपका। इट इज़ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्लियरिंग रिएजेंट्स बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ पैराफिन वैक्स और एनी सच सिमिलर मीडिया। अब देखिए आपका इसमें क्या होगा, क्लियरिंग एजेंट जो होते हैं वो मिसेबल होता है आपका पैराफिन वैक्स के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो क्लियरिंग एजेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ को वहाँ पे रख दो और उस चीज़ को वहाँ से निकाल लो। जिस टाइप से मैंने आपको आपका एजिटेशन बताया था, उसी टाइप का आपका इम्प्रेग्नेशन भी होता है। तो इसमें आपका देखिए क्या होता है कि आपका जो पैराफिन वैक्स होता है वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल से जो क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका जाइलिन हो गया या क्लोरोफॉर्म जो भी आपने यूज़ किया यहाँ पे, वो क्या हो जाता है आपका सेल से बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है ये आपका इम्प्रेग्नेशन के अंदर। नाउ इम्प्रेग्नेशन विद वैक्स, देखिए वैक्स के साथ क्यों करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका वैक्स क्यों यूज़ करते हैं। देखिए जब हमारा जो क्या है अभी टिश्यू जो है, ठीक है, हमने उसको क्लियर किया, ठीक है, उसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स था आपका, ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका जो क्लियरिंग ये होती है आपकी, जो नेचर होती है, जो पारदर्शिता होती है, यानी कि ओपेक्यूनेस जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो होता है हमारा जो टिश्यू होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर हम उसे डायरेक्ट माइक्रोटोम में क्या करते हैं, काटने के लिए क्या करते हैं, आपको प्लेस कर दें, तो हमारा टिश्यू कटेगा नहीं, बल्कि उसको क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी, सेल रप्चर हो जाएगी और आपको टिश्यू जो होगा किसी काम का नहीं रहेगा आपको। अब अगर हमें उसे काटना है, स्लाइस कितनी होती है आपकी, 4 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन, इसके बीच का साइज हम क्या करते हैं, लेते हैं। और अगर हमें इसने इतना पतला थिन स्लाइस लेना है माइक्रोटोम के थ्रू, तो हमें उसको कुछ ना कुछ हार्डनिंग क्या करनी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिनेचुरेट हो जाएगा या फिर आपका क्या हो जाएगा, और सेल रप्चर हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब तो हम क्या करेंगे, आपका जो टिश्यू होगा उसको क्या करना है, किस प्रकार से हमें क्या करना है, उसको हार्ड बनाना है। ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हार्डनिंग के लिए पैराफिन वैक्स। इंटरनल एंड आउटर सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स से उसको कॉन्टैक्ट करवाते हैं। अब देखिए इसमें इम्प्रेग्नेशन विद वैक्स, इम्प्रेग्नेशन विद पैराफिन वैक्स takes place in an overheated of 56 to 60 degrees centigrade depending upon the melting point of wax in use. Frequent check of the temperature of paraffin baths is required since temperature 5 degrees centigrade above the melting point of the paraffin will cause tissue shrinkage and hardening. अब देखिए आपका यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पैराफिन वैक्स लेना है, पैराफिन वैक्स को क्या करना है, गर्म करना है और उसमें आपका टिश्यू को डिप करवाना है। याद रखिएगा पैराफिन वैक्स शुड बी इन लिक्विड फॉर्म, जो फेज होगी वो लिक्विड होगी, आपको सॉलिड फेज में उसको डिप नहीं करना है। जब वो क्या होगा 56 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा, उसी टाइम वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उस टाइम वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मोल्टन वैक्स का यूज़ करना है हमें यहाँ पे, एक हिसाब से ये ना याद रखिएगा, मोल्टन वैक्स का यूज़ करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, जिस वजह से जो लिक्विड पैराफिन वैक्स होता है वो सेल के अंदर तक क्या हो जाता है, चला जाता है और क्लियरिंग एजेंट आपका सारा बाहर आ जाता है। ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका पैराफिन बाथ इज रिक्वायर्ड सिंस टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट। 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका जो टेम्परेचर है, जो आपको पैराफिन बाथ होगा, यानी कि जिसमें आपने पैराफिन डाल रखा है, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, किससे, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, और उससे 5 डिग्री ज़्यादा, यानी कि लगभग 60 डिग्री तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए, किसका, आपका पैराफिन बाथ का। तभी जाके आपकी जो क्या होती है,
सेल के अंदर आपका वो एंटर करेगा। अनअदरवाइज सॉलिड जो क्या होती है, विस्कोसिटी होती है पैराफिन वैक्स की नॉर्मल कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे वो क्या नहीं करेगा, आपका ऑस्मोसिस नहीं करेगा और आपके सेल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज़ क्या नहीं कर पाती है, ऑस्मोसिस नहीं कर पाती है। जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है तभी जाके आपका ऑस्मोसिस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको पैराफिन वैक्स को टिश्यू के अंदर डालना है तो आपको लिक्विड फॉर्म में उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो जब 55 डिग्री से ऊपर आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो लगभग 55 to 60 डिग्री हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर में वो मोल्ट हो जाता है, मोल्ट होने के यानी पिघल जाता है आपका वैक्स, अनदरवाइज वो सॉलिड कंडीशन में रहता है। अब देखिए आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैराफिन वैक्स। इजी टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक्स इज कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम मिनिमम supervision is required. It is cheaper than impregnating media. During staining there is very little difficulty than over media. ये उसको समझ लीजिए कि आपको क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है प्रिपेयर करने के लिए आपको जो, और आपका जो टिश्यू ब्लॉक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बहुत शॉर्ट, ये आपको क्या होता है शॉर्ट टाइम में क्या होता है रिजल्ट दे देते हैं आपका। उसके बाद मिनिमम सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है, बहुत ही आसान टेक्निक है आपका। अगर आपको क्या करना है, इसको इम्प्रेग्नेट करना है किसमें, आपका लिक्विड पैराफिन वैक्स में, बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है, आपका अनदर इम्प्रेग्नेटिंग मीडिया अगर अनदर वैक्स के मुकाबले क्या होता है बहुत ही चीपर होता है। उसके बाद आपका ड्यूरिंग स्टेनिंग देयर इज़ वेरी लिटिल डिफिकल्टी देन ओवर अदर मीडिया। किसी टाइप का क्या हो ना, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बहुत ही सरल आपका क्या होता है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है आपका। उसके बाद देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड ड्यूरिंग यूज ऑफ पैराफिन वैक्स। अब कुछ पॉइंट्स है आपको जो आपको याद रखने हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, डस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डस्ट आपकी क्या होगी, सेल के अंदर जा सकती है अगर आप डस्ट उसके अंदर क्या होता है जाने देते हो। ग्रिट एंड अदर फॉरेन मैटर, आपका जो वैक्स होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इट शुड नॉट कंटेन वाटर विद विच कॉज इट टू क्रिस्टलाइज एंड टर्न इट वाइट। आपको क्या नहीं करना है, इसके साथ वाटर नहीं मिलाना है, वाटर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हायर मेल्टिंग पॉइंट वैक्सेस आर हार्ड टू रिबन। अब देखिए इसमें आपको ये क्या, आपका ये जो आपका ये है हायर मेल्टिंग पॉइंट वैक्सेस आर हार्ड टू रिबन। आपको फिक्स क्या होता है, आपको जो इसका ये होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले वैक्स भी यूज़ नहीं करने हैं। आप नॉर्मल जो वैक्स होते हैं वो क्या होते हैं 55 डिग्री पे क्या हो जाते हैं, आपका ये हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, तो उसी का यूज़ करना है आपने। ऐसे इसका मीन क्या है, ये रिबन वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको ये बोलने क्या चाह रहे हैं, बट फिर भी आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपका। और एक पॉइंट ये आपका, द वैक्स हैज़ टू बी फिल्टर्ड बिफोर यूज़ बाय यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको फिल्टर्ड करते रहना है। फॉर इम्प्रेग्नेशन तो इसमें देखिए आपका फॉर इम्प्रेग्नेशन द वैक्स ओवर हैज़ बी केप्ट एट हाई टेम्परेचर मेकिंग द टिश्यू हार्ड। टू लो मेल्टिंग पॉइंट वैक्स may not be hard enough to support the tissue during cutting. If the wax is overheated and remain in that state for long time, it tends to crystallize and become useless. ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप उसको ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, अनदरवाइज जब वो ठंडा हो तो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो आपको फिक्स उसको क्या करना है, उसको 60 डिग्री और 55 डिग्री के बीच में ही रखना है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा और आपके
टिश्यू के अंदर चला जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, अगर आप टेम्परेचर लो रखते हो और कुछ पार्ट आपको उसका लिक्विफाई हो जाता है, कुछ पार्ट आपको सॉलिड होता है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि वो आपका टिश्यू को क्या नहीं कर पाता है, कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता है, जिस वजह से टिश्यू को हार्डनिंग नहीं मिल पाती, या फिर जो हमारे डिज़ायर करेक्टर आने चाहिए टिश्यू के अंदर वो नहीं आ पाते। हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारा टिश्यू को इंटरनल सपोर्ट मिले, टिश्यू को इंटरनल सपोर्ट मिलेगी तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोटोम में काट सकते हैं। अनअदरवाइज माइक्रोटोम उसको क्या कर देगा, काटेगा नहीं, उसको डिनेचुरेट कर देगा। उसके बाद देखिए आपका पैराप्लास्ट, दिस इज mixture of highly purified paraffin wax and several plastic polymers. It has greater elasticity than normal paraffin wax, therefore the results are superior. The ribbon swell, allowing almost wrinkle-free serial section to be cut with ace at 4 micron thickness. It should not be used for thin-walled structure as it prevents complete expansion of the specimen. देखिए पैराप्लास्ट का यूज़ भी किया है आपका, ये क्या है आपका हाईली पैराफिन वैक्स है, हाईली प्योरीफाइड पैराफिन वैक्स होता है आपका, या फिर आपका कुछ आपके प्लास्टिक पॉलीमर से बनता है। इट हैज़ ग्रेटर इलास्टिसिटी एंड नॉर्मल पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स से क्या होती है, नॉर्मल पैराफिन वैक्स से क्या होता है आपका, इसके पास ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। देयरफॉर द रिजल्ट इज सुपीरियर, यानी कि जो आपका नॉर्मल पैराफिन वैक्स आप यूज़ करोगे उससे जो अगर उसके बजाय आप इसमें करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं, यानी कि सुपीरियर रिजल्ट मिलेंगे। इट रिबन्स वेल, अलाउिंग ऑलमोस्ट रिंकल फ्री सीरियल सेक्शन टू बी कट विद एस एट 4 माइक्रोन थिकनेस। ठीक है, अगर आप इसको कट करते हो आपका कहाँ रिंकल फ्री होता है, रिंकल यानी कि रिंकल्स नहीं बनेंगी आपकी अगर आप इससे करते हो। जब आप किसमें काटोगे, आपका स्लाइस लोगे तो रिंकल लेस आती है स्लाइस, बल्कि आप नॉर्मल पैराफिन वैक्स में करते हो तो आपका वो क्या करता है, इसमें रिंकल आ जाती है और उसको वाटर बाथ में गर्म करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि वाटर बाथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा फॉर द रिंकलनेस। और आपको यहाँ पे क्या करता है, 4 माइक्रोन की थिकनेस आराम से आपको दे देता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर एज इट प्रिवेंट्स कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, आपका जो बहुत ही पतले टिश्यूज होते हैं उनके लिए आपका इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखिए आपका बायोलोइड, good embedding medium in which thin walled structure can be sectioned satisfactory। उसके बाद आपका टेक्निक्स ऑफ इम्प्रेग्नेशन। इसमें देख लीजिए आपका बायोलोइड क्या है आपका, ये भी क्या था, पैराफिन वैक्स की तरह आपका एक वैक्स होता है, लेकिन इसको हम आउटर सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे एम्बेडिंग के टाइम पे जो कैसेट होती है उसमें क्या होता है, पैराफिन वैक्स भी होता है लगाया हुआ है बाहर से, तो वहाँ पे अगर हम बायोलोइड लगाते हैं तो ये बहुत ही आपका यूज़फुल होता है। किसमें, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि जो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जिनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो उस टाइप के टिश्यूज़ में हम क्या करते हैं, आपका बायोलोइड का यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होगा, आपका आउटर सपोर्ट में, याद रखिएगा आउटर सपोर्ट के लिए बहुत हेल्प करता है। और अगर आपका क्या है, थिन वॉल टिश्यू है तो कभी कभी हम इसका यूज़ कहाँ कर देते हैं, आपका इसको पिघला कर आपका सेम आपका वैक्स की तरह होता है, याद रखिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। बायोलोइड जो होता है आपको बिल्कुल क्या होता है, वैक्स के जैसे होता है, नॉर्मल पैराफिन वैक्स। इसको भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं और इसमें क्या करते हैं, थिन वॉल टिश्यू डाल देते हैं। टेक्निक्स ऑफ इम्प्रेग्नेशन, द टिश्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लियरिंग एजेंट टू मोल्टन पैराफिन वैक्स। आपको क्या करना है, क्लियरिंग एजेंट से जब वो निकालोगे तो उसके बाद मोल्टन पैराफिन वैक्स में आपको टिश्यू को ऐड करना है। द अमाउंट ऑफ वैक्स शुड बी 25 to 50 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होना चाहिए, 25 से 50% हो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो आपका मोल्टन वैक्स है, मोल्टन वैक्स क्या होना चाहिए, टिश्यू से ज़्यादा होना चाहिए। द टिश्यू मस्ट बी सबमिटेड टू 3 चेंजेस इन वैक्स। 3 चेंजेस में आपको क्या करना है, वैक्स के अंदर उसको डालना है। आप डिफरेंट क्या कर सकते हो,
और टाइम की बेसिस पे डाल सकते हो 10 मिनट एक जार में, 10 मिनट एक जार में, 10 मिनट एक जार में। द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स बाथ शुड बी 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको 56, 50, 57, 58 तक आप क्या कर सकते हो, उसका टेम्परेचर रख सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका जो वैक्स होगा वो क्या नहीं होगा, ओवर हीटेड भी नहीं होगा और आपका लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, सॉलिड फॉर्म में वो नहीं रहेगा। तो आपको टेम्परेचर इस टाइप से आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। टाइम ऑफ इम्प्रेग्नेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर। द साइज एंड टाइप ऑफ टिश्यू, अगर आपको साइज और टाइप टिश्यू का बहुत बड़ा है, टाइप अगर आपका बोनी टिश्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको क्या करना, लॉन्गर टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। द क्लियरिंग एजेंट एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर आपने क्लियरिंग एजेंट कौन सा एम्प्लॉय किया है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने क्या है, क्लियरिंग एजेंट आपका जो है वो इमिसिबल है, ठीक है, इमिसिबल होगा तो क्या होगा, क्लियरिंग एजेंट को बाहर निकालने में क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से भी क्या होता है, टाइम ज़्यादा आपको यूज़ करना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको किसमें, इम्प्रेग्नेशन में। द यूज़ ऑफ वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन, और अगर आप वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन का यूज़ कर रहे हो तो आपको टाइम अलग लगेगा, क्योंकि आपको ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है आपका इम्प्रेग्नेशन में। तो ये आपका कल पढ़ेंगे हम, आपका साइज एंड टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप की, हम किस टाइप की क्या करते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के टिश्यूज में हम किस टाइप का क्या करते हैं, टाइमिंग देते हैं आपका इम्प्रेग्नेशन में। क्लियरिंग एजेंट एम्प्लॉयड किस टाइप से करना, कौन से आप कौन सा एम्प्लॉय कर रहे हो तो किस टाइप से आपको क्या करना है, किस टाइप से आपको उस बेसिस पे टाइम इसको प्रोवाइड करना है। और उसके बाद हम आपका कल एम्बेडिंग भी स्टार्ट कर देंगे आपका, कि एम्बेड किस टाइप से आपको करना होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।